हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए अब हम लोग नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। और आज हम पढ़ते हैं, कल हमने देखा था द नाजी वर्ल्ड व्यू, और उसका आज हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे क्या है ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। किस तरह से हिटलर ने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किया था ज्यूज़ लोगों के साथ। अब आगे देखिए किस तरह से उसने एक जातिवादी स्टेट की स्थापना की। वंस इन पावर द नाजीज क्विकली बिगैन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम। जैसे ही वो ताकत में आए नाजी, वैसे ही उन्होंने अपनी सारी जो विचारधारा थी उसको लागू करना शुरू कर दिया, अपने सपने को पूरा करना शुरू कर दिया। ऑफ क्रिएटिंग अ एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज who were seen as undesirable। और उसमें सबसे पहला क्या था उनका सपना था कि जो जर्मन हैं, जो कि प्योर ब्रीड हैं, है ना, आर्यंस हैं, ठीक है, और उनको स्थापित करने के लिए उस कम्युनिटी को, रेशियल कम्युनिटी जो वो बना रहे थे आर्यन लोगों की, उसको स्थापित करने के लिए उन्होंने शारीरिक तौर पे उन सब को हटाना शुरू किया, यानी ख़त्म करना शुरू किया, जिसको वो अनडिज़ायरेबल समझते थे। देखिए यहाँ पर अनडिज़ायरेबल जो है ना, वो विदिन इन्वर्टेड कॉमा है। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि उनकी नज़र में जो अनडिज़ायरेबल थे, उनको उनको लगता था इनकी ज़रूरत नहीं है देश में हमारे, तो उन सब को उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया अपने एक्सटेंडेड एम्पायर से। जो उन्होंने एम्पायर अपनी बनाई थी उससे उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। नाजीज वांटेड ओनली सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। नाजीज जो एक सनक थी उनको, तो वो चाहते थे कि समाज ऐसा बने जहाँ पर प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस ही रहें। दे अलोन वर कंसिडर्ड डिज़ायरेबल। ये जो प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस थे, इसी को ये समझते थे कि ये रहने के काबिल हैं। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर हु वर क्लास्ड एज अनडिज़ायरेबल। और उनकी नज़र में था कि सिर्फ यही जो प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस हैं, इन्हीं को पनपने और ढेर सारे बच्चे पैदा करने का अधिकार है। उसकी तुलना में जो अनडिज़ायरेबल हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको ज़िंदा रहने का भी अधिकार नहीं है, ऐसा वो सोचते थे। This meant that even those Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist। अब देख लीजिए, इतनी ज़्यादा सनक थी नाजीज़ लोगों में और हिटलर में कि उनको लगता था कि वो जर्मन जो कि इम्प्योर हैं, यानी कि वो जर्मन जिन्होंने किसी दूसरे रेस के महिला से या पुरुष से शादी कर ली है। जैसे सपोज़ ज्यूज़ तो वहीं रहते थे, जर्मनी में ही रहते थे, तो बहुत सारे जर्मन लोगों ने ज्यूज़ से शादी कर ली, बहुत सारी महिलाएं जो है वो जर्मन पुरुषों से शादी कर ली, बहुत सारे जर्मन पुरुष जो थे वो ज्यूज़ महिलाओं से शादी कर ली। तो इनको ये लोग इम्प्योर मानते थे, नाजीज़ थे वो। और साथ ही साथ क्या था, उनके बच्चों को इम्प्योर माना जाता था। और ख़ास तौर पे वो जो कि एबनॉर्मल थे, उन सबको कहते थे कि इनको तो जीने का अधिकार ही नहीं है इस धरती पर। अंडर द यूथनेशिया प्रोग्राम, Helmut's father, along with other Nazis official, had condemned to death many German who were considered mentally or physically unfit। और यही कारण था, यूथनेशिया एक तरह से मारने का होता है तरीका, है ना, यूथनेशिया। तो कि भाई आपने कह दिया कि ठीक है मैं मार दो। तो ये यूथनेशिया प्रोग्राम जो था, इसके अंतर्गत हेलमेट, जो हम कहानी हमने शुरू में हिटलर चैप्टर शुरू कर होते ही हमने हेलमेट की कहानी पढ़ी थी, वो उसके पिता को और नाजी ऑफिशियल्स और भी कई ऐसे नाजी ऑफिशियल्स जो है हिटलर का विरोध कर रहे थे, उन सब को और बहुत सारे दूसरे जर्मन्स भी थे जिनको मेंटली और फिज़िकली अनफिट मान रहे थे नाजी, उन सब को मार दिया गया यूथनेशिया प्रोग्राम में। Jews were not only the community classified as undesirable, और जो undesirable जिनकी ज़रूरत उनको लगता था इस धरती पर है ही नहीं, उसमें ज्यूज़ तो फर्स्ट पोजीशन में थे
कि इनको तो जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। देयर वर अदर्स, और भी बहुत सारे लोग थे। मैनी जिप्सीज, जिप्सीज आप समझते हैं जैसे बंजारे होते हैं, है ना, बंजारे। यूरोप में उनको जिप्सी कहा जाता है, हमारे इधर हमारे एरिया में इसे बंजारे कहा जाता है। तो ये जिप्सी थे। और इसके अलावा ब्लैक लिविंग इन नाजी कम्युनिटी वर कंसिडर्ड एज रेशियल इन्फीरियर, और जिप्सीज़ को और काले लोगों को जो कि नाजी जर्मनी में रह रहे थे, इनको रेशियली बहुत इन्फीरियर माना जाता था, बहुत नीचा माना जाता था। हु थ्रेटन द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यन रेस, और उनको लगता था कि ये ना खतरा है आर्यन रेस के लिए, है ना, क्योंकि हो सकता है किसी को कोई किसी इससे इनसे विवाह कर ले तो फिर क्या होगा, जो प्योर रेस है आर्यन लोगों की, नॉर्डिक आर्यंस की, वो खतरे में पड़ जाएगी। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, इसलिए उनको बहुत सारे लोगों को मरवा दिया गया। इवन रशियन एंड पोल्स वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन, रशियन और पोलिश लोगों को भी सब ह्यूमन माना गया कि इंसान तो है ही नहीं ये, एंड बहुत नीचे स्तर के इंसान है, हैंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी, इसलिए इनके साथ मानवता का व्यवहार करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। वेन जर्मनी ऑक्युपाइड पोलैंड, इसलिए जब जर्मनी ने पोलैंड पर अधिकार जमा लिया, पार्ट ऑफ रशिया, रशिया के कुछ हिस्सों पर भी अधिकार जमा लिया, कैप्चर्ड सिविलियन वर फोर्स टू वर्क एज अ स्लेव लेबर, और जो नागरिक पकड़े गए थे उन सबको जैसे दास होते हैं ना, उस तरह से उनसे काम करवाया जाता था। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू द हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन, इसमें से कई जो मजदूरी करने के दौरान सिर्फ बहुत कठिन काम करने और भूखे रहने के कारण उनकी मौत हो गई थी। ज्यूज़ रिमेन द वर्स्ट सफरर इन नाजी जर्मनी, ज्यूज़ लोगों के साथ भी बहुत ही ख़राब बर्ताव नाजी जर्मनी में हुआ था। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सफ़र किया तो वो ज्यूज़ थे। नाजी हैट्रेड ऑफ ज्यूज़ हैड प्रिकर्सर इन द ट्रेडिशन क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड ज्यूज़, नाजी लोगों की घृणा जो थी वो इसलिए शुरू हुई थी कि पारंपरिक तौर पे क्रिश्चियन भी ज्यूज़ के प्रति थोड़े हॉस्टाइल थे, थोड़ा मतलब गुस्सा रखने वाले थे, पसंद नहीं करते थे उनको। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर ऑफ क्राइस्ट एंड यूजरर, क्यों क्रिश्चियन लोग ज्यूज़ से घृणा करते थे? क्योंकि उनको लगता था कि क्राइस्ट की मौत का कारण जो है वो ज्यूज़ हैं। और इनको यूजरर भी कहा जाता था, जो इंटरेस्ट पे पैसा लेना देना करते हैं ना, वो वैसा, तो अच्छा नहीं मानते थे इनको। अनटिल मिडिएवल टाइम ज्यूज़ वर बार्ड फ्रॉम ओविंग लैंड, और मध्यकालीन युग तक तो ज्यूज़ लोगों को ज़मीन खरीदने का भी अधिकार नहीं था। दे सर्वाइव मेनली थ्रू ट्रेड और मनी लेंडिंग, इसलिए उनके सर्वाइव करने का बस दो ही साधन था, वो था या तो व्यापार करते, नहीं तो मनी लेंडिंग, यानी कि जो उधार पे पैसे देते हैं ना, वो उसका काम करिए। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ आपने पढ़ी होगी। शेक्सपियर की कहानी जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो भी इसी तरह से है ना। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्केटेड एरिया कॉल्ड घेटोस, और उनको ना इस एक अलग तरीके से अलग मार्क्ड एरिया, मार्केटेड नहीं है, मार्क्ड एरिया है, तो अलग से एक बना हुआ था एरिया, जैसे मोहल्ला होता है ना, वैसे मोहल्ला बना हुआ था, इनको घेटोस कहा जाता था, और वहीं पर उनको रहने का अधिकार था। वो शहर में जहाँ मर्जी आए वहाँ नहीं रह सकते थे। दे वर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज वायलेंस, और इनके साथ कभी कभी क्या होता था, बीच बीच में वायलेंस भी होता था, यानी मारकाट हो जाती थी इनके एरिया में। एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड, उनको वहाँ से भगा भी दिया जाता था, अपने घर से, अपनी ज़मीन से। हाउएवर हिटलर्स हैट्रेड ऑफ ज्यूज़ वर बेस्ड ऑन स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस, लेकिन हिटलर की तो घृणा जो थी ज्यूज़ के प्रति, वो तो उसके सनक की वजह से थी, है ना, जो उसकी थ्योरी बना रखी थी रेस के बारे में, उसकी वजह से थी घृणा उसकी, हिटलर की। विच हेल्ड द कन्वर्जन वॉज नो सॉल्यूशन टू द ज्यूइश प्रॉब्लम, और उसका कहना था कि कन्वर्जन यानी परिवर्तन कर लेते हैं ना, धर्म परिवर्तन, ऐसा उससे करने से कुछ भी ज्यूज़ की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होने वाली।
इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन, और उनका कहना था कि बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए इनको, यानी मार डालो इनको, तब यही एकमात्र सोल्यूशन है। ये नहीं कि धर्म परिवर्तन हम कर देंगे या उसको ज्यू से क्रिश्चियन बना देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं था। हिटलर का ऐसा ही मानना था कि नहीं, इनको बिल्कुल ही धरती से हटा ही देना चाहिए मार करके। From 1933 to 1938, the Nazis terrorists pauperized and segregated Jews. पहले उन्होंने क्या किया कि सभी ज्यूज़ को एक तरफ करना शुरू किया। 1933 से 1938 लगभग 5 साल तक ज्यूज़ को बिल्कुल किनारे कर दिया गया, सेग्रीगेट कर दिया, कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, और ऐसी हालत उनकी बना दी कि किसी तरह से वो देश छोड़कर यानी जर्मनी छोड़कर भाग जाएं यहाँ से। आपने एन फ्रैंक की कहानी भी पढ़ी होगी, उनका पूरा परिवार इन्हीं नाजीज़ के डर से देश छोड़कर भाग गए थे, नीदरलैंड चले गए थे, है ना। The next phase in 1939 to 1945 aimed at concentrating them in certain area and eventually killing them in gas chambers in Poland. और इनकी नीयत तो वैसे ही थी, उनको जान से मार देने की। पहले तो 5 साल तक उनको खदेड़ कर एक जगह कर दिया, उनको मजबूर किया कि वो देश छोड़कर भाग जाएं। और दूसरा क्या था, 1939 से 1945 के बीच उनको पकड़ कर क्या किया जाता था, गैस चैम्बर्स में ले जाया जाता था पोलैंड में, और वहाँ उनको जान से मार दिया जाता था गैस से। रेशियल यूटोपिया, अब देखिए इसकी काल्पनिक दुनिया, जो जातिवादी दुनिया थी, कैसी थी। अंडर द शैडो ऑफ वॉर, अब युद्ध की छाया दिखने लगी थी। द नाजीज प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियल, और उन्होंने वो अपना काम जो था हत्या वाला वो लगातार करते जा रहे थे। जिनोसाइड, मतलब जिनोसाइड कहते हैं जब बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठे ही मारा जाता है। एंड वॉर बिकम 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, और युद्ध और ये जिनोसाइड दोनों चीज़ें क्या थी, एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। युद्ध में भी क्या होता है, बहुत संख्या में लोग मारे जाते हैं। यहाँ भी क्या कर रहा था हिटलर, यहाँ भी लोगों को बड़ी संख्या में मार रहा था। ऑक्युपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप, जिन हिस्सों को उसने कब्जा किया था, पोलैंड 2 हिस्सों में बट गया, एक तो जर्मनी के कब्जे वाला और दूसरा जहाँ जर्मन नहीं थे। मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज एनेक्स्ड इन जर्मनी टू जर्मनी, और उसका नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड का बहुत सारा हिस्सा जो था वो जर्मनी के कब्जे में आ गया था। पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम, और उनको मजबूर किया गया पोलिश लोगों को कि वो अपना घर छोड़कर चले जाएं। प्रॉपर्टीज़ बिहाइंड टू बी ऑक्युपाइड बाय इथनिक जर्मन ब्रॉट इन टू फ्रॉम ऑक्युपाइड यूरोप, और उसके बाद क्या हुआ, उनको मजबूर कर दिया गया घर छोड़ के भागने के लिए। मतलब तुम घर छोड़ के सीधे घर छोड़ के भाग जाओ, अपना सामान लेके तुम नहीं जा सकते, सामान यहीं छोड़ जाओ। क्यों? क्योंकि जो जर्मनी में जिनको सही तरीके से जो प्योर ब्रीड हैं जर्मन के नॉर्डिक आर्यंस, उन लोगों को, उन जर्मन को वहाँ पर रहने, उन घरों में रहने के लिए जगह मिले, इसलिए। और जहाँ भी यूरोप में जर्मन लोग थे उनको बुलाया गया कि आओ यहाँ आके रहो। पोल्स वर देन हर्डेड लाइक cattle in the other part called the general government, the destination of all undesirable of the empire, और उनको खदेड़ कर क्या किया गया, पोल्स लोगों को भेजा गया दूसरे हिस्से में, पोलैंड के दूसरे हिस्से में, जिसको जनरल गवर्नमेंट चलाती थी। और इसमें क्या था, यहाँ पर वो सभी लोग रहते थे जो कि अनडिज़ायरेबल थे हिटलर की नज़र में। इन अनडिज़ायरेबल लोगों का एम्पायर था ये। Members of the Polish intelligentsia were murdered in large number in order to keep the entire people and intellectually and spiritually servile, और बहुत सारे पोलिश लोगों को जो थोड़े बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे हुए थे, उन सबको तो बिल्कुल पकड़ के इसलिए मार दिया गया ताकि कोई विरोध करने वाला ना रहे। सब अनपढ़ गंवार रहेंगे तो कौन लड़ेगा डर के मारे हिटलर से, है ना। Polish children
who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race expert. और देखिए, पोलिश लोगों को भगाया तो गया ही था, लेकिन कुछ पोलिश बच्चे जो आर्यन की तरह दिखते थे उन्हें ज़बरदस्ती उनकी माँओं से छीन लिया जाता था और फिर उसको रेस एक्सपर्ट लोग जो होते थे उसकी जांच करते थे, जैसे डॉग मेडिकल जांच होती है ना, उस तरह से करते थे. इफ़ दे पास द रेस टेस्ट, और अगर इस तरह की जांच हुई रेस एक्सपर्ट्स द्वारा और वो उसमें पास हो गए, दे वर रेज्ड इन जर्मन फैमिलीज़, तो उनको वापस उसकी माँ के पास नहीं भेजा जाता था, उनको उन जर्मन परिवारों में भेज दिया जाता था जहाँ उनका पालन पोषण हो सके. एंड इफ़ नॉट दे वर डिपॉजिटेड इन द ऑर्फनेज वेयर मोस्ट पेरिश. और अगर वो ये रेस एक्सपर्ट लोगों का जो टेस्ट होता उसमें वो पास नहीं हो पाए तो उनको पकड़कर अनाथालय में डाल दिया जाता था, जहाँ ज़्यादातर बच्चे जो है वो मर जाते थे. With some of the largest ghettos and gas chamber, the general government also served as the killing field फॉर द Jews. और ये जो सबसे बड़ा गेटो और गैस चैम्बर जो होता था, ये जनरल गवर्नमेंट भी यही काम करती थी. वो क्या करती थी, ज्यूज़ लोगों को के लिए मारने के का एक मैदान जो वो जगह बना रखा था जहाँ ज्यूज़ लोगों की हत्या कर दी जाती थी, मार दिया जाता था, एक तरह से हत्या ही की जाती थी उनकी. ठीक है, ये देखिए गैस चैम्बर्स हैं बने हुए, जो कि इनको डेथ चैम्बर भी कहा गया है. आपकी बुक में फ़ोटो भी बनी हुई है इसकी. देखकर डर लगता है कि कैसे इतनी छोटी जगह में ठूस ठूस कर लोगों को भर दिया जाता था और गैस चला दिया जाता था, जिससे घुट घुट कर उनकी मृत्यु हो जाती थी. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे. आपको चैप्टर कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सकें. थैंक यू वेरी मच. और मैं इसे प्लेलिस्ट में डाल दूँगी. आप प्लेलिस्ट से सारी स्टोरी पूरी जो चैप्टर है अब तक जितना मैंने पढ़ा दिया है वो सब आप देख सकते हैं. साथ ही साथ अब मैं बहुत जल्दी ही मैं सोच रही हूँ चैप्टर ख़त्म होने से पहले ही आपके लिए MCQ भी तैयार करती जाऊँ, ताकि आप MCQ भी पढ़ते रहो और ताकि एग्ज़ाम्स तक आपको लर्न हो जाए. थैंक यू वेरी मच.